हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 41 का फर्स्ट। तो देखिए, कोरिओलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रत्यक्ष बल है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करने हेतु कोरिओलिस बल जिम्मेदार है। यह वस्तु के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखा पर कोरिओलिस बल शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे जो है पहले होता है? तो 42 का होगा 5। तो देखिए, सूरज जो है गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है। सूरज या गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले जो है उगता है। देश के दो चरम पश्चिमी और पूर्वी राज्यों गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतरीय सीमा लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, तो 1 डिग्री यानी 4 मिनट, तो 30 डिग्री यानी 30 गुने 4 यानी 120 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको। तो कहता है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय कितने घंटे पहले? तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो याद रखना है कि सूरज जो है गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खाली स्थान संरचना का प्रावधान किया गया है। तो 43 का होगा तीसरा ऑप्शन, संघीय। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण जो है होगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 246 केंद्र व राज्य सरकार दोनों को संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में प्रदान किए गए जो है संबंधित मामलों में कानून बनाने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 246। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से किसी स्टोरेज के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार जो आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। 44 का तीसरा ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाओं में संग्रहित करते हैं जिन्हें स्टार्च कहा जाता है। कहता उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताएं जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से जो है विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। 45 का जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो। तो देखिए, दिल्ली मेट्रो कचरे से ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना बन गई है। इसे गाजीपुर में स्थापित 12 मेगावाट क्षमता के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से 2 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है? 46 का फर्स्ट, 1930। तो देखिए, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया एवं पूर्ण स्वराज की मांग की थी एवं स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 घोषित की गई। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव या स्वतंत्रता की घोषणा पारित की। तो 31 दिसंबर जो है 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। तो 1929, लेकिन यहाँ पे जो है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की घोषणा पारित की। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ये 1930 में। नेक्स्ट, फिर है कि पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 47 का तीसरा ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे 47 का जो होगा, यूनी डायरेक्शन मूवमेंट का अर्थ है अणुओं की केवल एक दिशा में गति। जाइलम परिवहन की दृष्टि से
जो है यूनिडायरेक्शनल हैं, अर्थात जल के अणुओं का प्रवाह जड़ों से पौधों के जो है शीर्षों की ओर होता है। फ्लोएम परिवहन की दृष्टि से ब्रिटिश जो है द्विदिशीय हैं, अर्थात भोजन का प्रवाह दोनों दिशा में होता है। तो फ्लोएम परिवहन की दृष्टि से द्विदिश हैं, अर्थात जो है भोजन का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। नेक्स्ट फिर है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 48 का तीसरा, हृदय और मस्तिष्क। हृदय एवं मस्तिष्क मानव शरीर में दो प्रमुख अंग हैं जहां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य जो है गंभीरा किस राज्य से संबंधित है। 49 का फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। तो चैत्र संक्रांति के त्यौहार के समय उत्तरी बंगाल में जो है मालदा जिले में गंभीरा नृत्य किया जाता है। मास्क स्थानीय समुदाय द्वारा नीम व अंजीरा के पेड़ों से बनाए जाते हैं, कभी कभी वे मिट्टी का मुखौटा भी बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 50। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि बात करें तो 50 है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो फर्स्ट 4। तो स्तनधारियों एवं पक्षियों में 4 जो कक्षीय हृदय यानी 2 आलिंद व 2 नीले होते हैं। स्तनधारी जैसे कुत्ते, बिल्ली, बाघ एवं मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट फिर है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। 51 का 5। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह एक जो है वित्तीय वर्ष में सरकार के जो है मानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण है। ठीक है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती हैं। दूसरा ऑप्शन तो एड्रेनालाइन। ठीक है, एड्रेनालाइन हार्मोन मुख्य रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों के जो हम अधिवृक्क ग्रंथियों के मज्जा द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने एवं रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट है कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। 13 जून 1943 को उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष एवं IANA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा गया। IANA का गठन सबसे पहले मोहन सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा के नेतृत्व में हुआ है। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार। नेक्स्ट फिर है कि कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती हैं और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है। 54 का तीसरा होगा नाइट्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन एवं 21% ऑक्सीजन से बनी है। नाइट्रोजन भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA एवं जो कुछ विटामिन जैसे जीवन हेतु आवश्यक कई अणुओं का हिस्सा है। नेक्स्ट भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। तो 55 का होगा फर्स्ट मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में जो है खोला था, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी गतिविधि का केंद्र मद्रास में स्थापित कर दिया, जिसका पट्टा उन्हें स्थानीय राजा ने 1639 ईस्वी में दिया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना जो है खोला था। नेक्स्ट देखिए, फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच एवं केंद्र राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित
करने हेतु एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर बल देता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी समय ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है जब उसे लगता है कि उनकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी। वह ऐसी परिषद एवं उनके संगठन व प्रक्रिया द्वारा जो है किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने हेतु अधिकृत है। ठीक है, तो ये होगा अनुच्छेद 263। नेक्स्ट फिर है कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब जो है पार्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? 57 का दूसरा ऑप्शन जुलाई 1781। तो पार्टोनावो की लड़ाई 1 जुलाई 1781 को जो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो पार्टोनोवा नोवो नामक स्थल का मैसूर साम्राज्य एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच जो है लड़ा गया था। ठीक है, आइटकूट ने जो है पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर अली को पराजित किया। ये हुआ 10 जुलाई 1781। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया? तो 58 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं भारत के साथ चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया था। ठीक है, इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया था। 1833 तक चला। अब अगले चार्टर ने कंपनी के व्यापार को जो है समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दूसरा ऑप्शन तिलहन के उत्पादन में वृद्धि। तो खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से सरसों एवं तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986 से 1987 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेम पित्रोदा को भारत में जो है पीत क्रांति के जो जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 60 नंबर देखिए। फिर कि निम्नलिखित में से कौन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? 60 का दूसरा ऑप्शन जारवा। तो देखिए जारवा अंडमान द्वीप समूह के एक जो है स्वदेशी लीग है। जारवा समुदाय निरंतर शिकार करके आदिवासी जीवन जीते हैं। ये जंगली शुअर एवं छिपकली का शिकार करती एवं धनुष से करते हैं। 61 नंबर संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जमीन से होकर गुजरती हैं ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो 61 का होगा फर्स्ट सुपरसोनिक। तो देखिए यहाँ पे जो है 61 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफ्रासाउंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंफ्रासाउंड। तो हाथी बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ का उपयोग करके संचार कर सकते हैं, जिसमें मानव श्रवण की सीमा से नीचे की पिच होते हैं। ये कम आवृत्ति वाली ध्वनि, जिन्हें इंफ्रासाउंड कहा जाता है, कई किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, हाथियों को निजी संचार चैनल इनके जटिल सामाजिक जीवन में हाथियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इंफ्रासाउंड होता है। नेक्स्ट कहता है किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार, ठीक है, दीवानी अधिकार यानी राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया था? 62 का फर्स्ट 1765। बक्सर की लड़ाई 1764 में शाह आलम द्वितीय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई थी। अतः 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार या बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जो कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया एवं कंपनी को कर छूट को स्थिति भी बहाल कर दी गई। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? 63 का हो जाएगा आपको 5। तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर घूमता है। ठीक है, चंद्रमा
द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। ठीक है, चंद्रमा की अपनी धुरी पर एक बार घूमने में भी जो है लगभग इतना ही समय लगता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में भी इतना ही समय, और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगाने में 27.3 दिन। नेक्स्ट, फिर है कि संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब की गई? 64 दिसंबर 1970। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र कार्यकारी एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण मामलों को देखती है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को राष्ट्रपति निक्सन द्वारा एक कार्यकारी जो है आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई। तो ये दिसंबर 1970 में जो है संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना की गई। फिर है कि जल्लीकट्टू क्या है? तो तीसरा ऑप्शन, तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई का लोकप्रिय उत्सव। तो 2000 वर्षों से अधिक पुरानी एक परंपरा जल्लीकट्टू एक प्रतिस्पर्धा खेल है। यह तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी और पुदुकोट्टई एवं डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है, जिसे जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह तमिल फसल उत्सव जो पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? तो तीसरा ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ताज के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट, फिर है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था? तो दूसरा ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 पारित किया, जिसने सरकार को उन समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया जो राजद्रोह सामग्री छापते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को उत्तेजित कर सकती है। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग जो प्लासिडो में स्थित वर्णकों पर निर्भर करता है। शैवाल का हरा रंग किस वर्णक पर जो निर्भर करता है? 68 का तीसरा हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हरे पौधों में मौजूद प्राकृतिक यौगिक है जो उन्हें अपना रंग देता है। ठीक है, यह पौधों को सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है और क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में से गुजरते हैं। यह पोषक तत्व हरी सब्जियों और अन्य पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों जैसे शैवाल में मौजूद होता है। क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो तीसरा ऑप्शन, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो है वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दिशा में गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरणों में तार पर कंपन और पानी की सतह पर तरंगे शामिल हैं। 70 नंबर। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, सहसंचक बल। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सहसंचक बल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो आसंजन बल कहते हैं। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल को सहसंचक बल, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं। अब चलिए जो मैथ का क्वेश्चन छूटा हुआ उसे देख लेते हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 है कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी काम को जब वो अकेले पूरा करने में 35 दिन का समय लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है अमीषा और भाव्या। ठीक है, ये करती हैं 14 दिनों में, ये करती हैं 35 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा 70।
14 पंचे 70, 35 दूनी 70। अब देखिएगा तो इसी कार्य को वे चित्रा के साथ 6 दिनों में, तो अभी ये तीनों मिलकर, ठीक है। अब कहता है इसी कार्य को वे चित्रा के साथ जो है, अब देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर कितना दिनों में करती हैं, तो तीनों मिलकर जो है ये 6 दिनों में, ठीक है। कितना दिनों में, तो 6 दिनों में करती हैं, ठीक। इसका एलसीएम लीजिएगा 14, 35 और 6 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको कितना, 210 हो जाएगा, 210 कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 14 15 जा, और यहाँ पे है 35 छक्का, 35 छक्का और 6 से 35, ठीक है। तो कह रहा है क्या, तो कहता है चित्रा को अकेले इस कार्य को पूरा करने में, चित्रा को अकेले इस कार्य को पूरा। अब देखिए इन दो, ए का कितना है 15 एफिशिएंसी, बी का है 6, तो 15 6 कितना हो गया 21, और तीनों का कितना है 35, तो 35 में से घटा लीजिए 21, तो 5 में से गया 4 और 3 में से 2 गया, कितना बचा 14। तो ये जो है आपको निकल गया किसका, तो एफिशिएंसी जो है ये निकल गया आपको चित्रा, ठीक है। तो ये निकल गया चित्रा का एफिशिएंसी 14, तो कुल काम है 210, इसको करेगा 14 दिन में, ठीक है। तो 210/14 कट के कितना होगा 15 दिन, यानी इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता ए अनुपात पी अनुपात इतना, ठीक है। ए बी सी डी का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी डी का जो है आपको अनुपात निकालना है। ए बी का मान है 1:, ठीक है। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 1:3, ठीक है। ए बी का मान 1:3। बी सी का मान यदि देखें तो बी सी का है 5:4, ठीक है। बी सी का, और सी डी का कितना है 2:3, ठीक है, 2:3। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इसको, यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुना कर दीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे, या नहीं तो इसको 5 से 15 बना दीजिए, या नीचे देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे है 4, ठीक है। 2 और 4, ठीक है, 2 और कितना है 4 है। तो इसको यदि आप पहले 5 से गुना कर लेते हैं, इसको यदि आप पहले 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 15, इसको 5 से गुना कर लीजिएगा तो होगा 5 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15। यहाँ पे इसको 3 से गुना कर लीजिए, इसको किस से 3 से, तो कितना होगा 15 और 12, 15 12, क्योंकि यहाँ पे बी बी सेम होना चाहिए दोनों, ठीक है, 12। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको गुना करना है 2 और 3 को किससे गुना कीजिएगा तो 12 होगा, 6 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा 12 और 18, 12 18, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी का रेशियो निकल जाएगा कितना, ए का है 5, ए का है 5, बी का है 15, ठीक है, बी का है 15, बी का 15, सी का है 12, और सी का है 12, और डी का कितना है, तो डी का है 18। तो यही इसका क्या होने वाला है राइट आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार जो प्लेट को रंगने के लिए जो है 30 मिलीलीटर रंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह की 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक प्लेट को रंगने के लिए आवश्यक रंग की मात्रा, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर त्रिज्या 30 मिलीलीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो 33 में यदि देखें तो वृत्ताकार प्लेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई जो है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्ताकार प्लेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 4 पाई आर यानी 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर यानी 1600 पाई। अब दूसरे वृत्ताकार प्लेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो दूसरे का जो हो जाएगा ये कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर यानी 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल जाएगा कितना, तो दूसरे का निकल जाएगा 64, ये निकल जाएगा आपको 4 पाई, और तो 4 पाई इंटू 6400, ठीक है। तो पेंट की अभिष्ट मात्रा निकाल लीजिए, पेंट की अभिष्ट जो है मात्रा निकल जाएगा, इसके लिए जो है 30, देखिए यहाँ पे निकल जाएगा कितना, तो 30 मिलीलीटर है, तो 30 गुने 4 पाई गुने 6400, ठीक है। अब नीचे में हो जाएगा आपको 1600 पाई,
ठीक है। तो 30 गुने 4 पाई, 30 गुने ऊपर में हो जाएगा 30 गुने 4 पाई, ठीक है। तो 30 गुने 4 पाया इंटू 6400, ठीक है, 6400, और बट्टे में हो जाएगा कितना, तो 1600 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 480 मिलीलीटर, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है? यदि संख्या यदि संख्या 25 और 40 के बीच में है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? अब यहाँ पे देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक दे दिया गया, तो ये संख्या होगा 5a 5b, ठीक। और उनका एलसीएम जो है दे दिया गया, तो एलसीएम होगा 5ab, ये कितना है 210, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, यानी ए और बी का मान निकल गया कितना, तो यहाँ पे ए और बी का मान जो है निकल गया है आपको 42। ए और बी का मान कितना निकला है 42, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है, इसको इस तरह से 6 गुने 7, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो ए का मान कितना निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा 5 गुने 6 यानी 30, और बी का मान निकल जाएगा आपको 5 गुने 7 यानी कितना, तो 35। तो इन दोनों का जोड़ 30 35 कितना होगा 65, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 35 है कि पी जो है 25 सेकेंड में 250 मीटर दौड़ सकता है, क्यों उतनी ही दूरी 30 सेकेंड में दौड़ सकता है? यदि दोनों एक ही समय दौड़ना शुरू करता है तो 4.5 सेकेंड बाद पी क्यू से कितने आगे होगा, ठीक है। तो इस तरह यदि देखें तो देखिए यहाँ पे 35 का जो होगा, तो पी की गति निकाल लीजिए, पी की गति होगा 250 और बट्टा में 25, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्यू की गति की यदि बात करें तो कितना होगा, तो 250 बट्टा में, या 250 बट्टा में 30, ठीक है, यानी 25 बट्टा में 3 सेकेंड, 25 बट्टा में 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सापेक्ष गति क्या होगा, 10 माइनस 25 बट्टा 3, ठीक है। तो यदि दोनों एक ही समय दौड़ना शुरू करता है तो सापेक्ष जो गति होगा ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5/3। तो अभिष्ट दूरी क्या होगा, तो अभिष्ट दूरी होगा 5/3 गुने 4.5, ठीक है, 4.5 अभिष्ट जो दूरी होगा ये हो जाएगा 5/3 गुने 4.5, 15 तिया यानी 7.5 मीटर, ठीक है, 7 यानी 5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है कि एक हवाई जहाज एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो उड़ता है, त्रिभुज के जो चारों ओर उड़ते समय विमान की औसत गति क्या होगा? तो 36 में यदि देखें तो औसत गति क्या होगा, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा, तो कुल समय हो जाएगा, ठीक है। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देखिए 300 है, ठीक है, 300 है, 200 है, 300 200 300 200 और 240, इसका एलसीएम यदि आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम जो है, एलसीएम ले लीजिए, या नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे है कि एक हवाई जहाज एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर, एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर, ठीक है, किनारों पर जो है इतना इतना किलोमीटर प्रति घंटा, एक त्रिभुज के किनारों पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। त्रिभुज के जो है चारों ओर उड़ते समय उस विमान की औसत गति क्या होने वाला है, ठीक है, औसत गति क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए इस तरह मान लेते हैं कि माना कि जो है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, ठीक। तो औसत गति क्या होगा, कुल दूरी यानी ए प्लस ए कुल दूरी बटा में कुल समय, तो समय हो जाएगा आपको दूरी बट्टा में क्या होगा, तो दूरी बट्टा में चाल, तो ए बट्टा में 300 प्लस ए बट्टा में कितना होगा 200 प्लस ए बट्टा में 240, ठीक। तो ऊपर में कितना होगा 3a, तो ऊपर में होगा 3a और नीचे में इसका लॉस होगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 4a प्लस 6a प्लस 5a, ठीक है। तो 300 चौका 12, 200 छक्का 12 और 24 पंचे
1200। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 3A, ये 1200 ऊपर जाएगा, 3A गुने 1200 बटा में 15A, ठीक है। तो ए से ए कट जाएगा और 3 पंचे कितना 15, यानी 1200 बटा 5 यानी 240, तो 240 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है कि एक निश्चित प्रतिष्ठान का बिजली बिल आंशिक रूप से तय होता है और आंशिक रूप से बिजली की खपत की इकाइयों की संख्या के आधार पर परिवर्तनशील होता है। एक निश्चित महीने में जो है जब 540 यूनिट की खपत हुई तो बिल 1800 था। तो देखिए यहाँ पे है, कहा था कि दूसरे महीने में 620 जो मिनट की खपत हुई तो बिल 240 है था। एक महीने में 500 यूनिट की खपत है तो महीने का बिल, तो यहाँ पे जो है महीने का बिल जो है निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं माना नियत जो है क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में जो हो जाएगा, 37 में 540 और जो है 1800। तो मान लीजिए कि माना कि नियत प्रभार x रुपये है और प्रति इकाई चार्ज जो है y रुपये है, ठीक है। तो नियत जो है तो x प्लस 540 y ये बराबर है 1800 के, ठीक। इसी प्रकार यदि देखें तो x प्लस 620 y ये हो जाएगा कितना 2040, ठीक है 2040। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से y का मान कितना निकल जाएगा 3, ठीक है। y का मान 3 निकल जाएगा तो x प्लस 540 y, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, y का मान रखेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा 180 रुपये, ठीक है 180 रुपये। तो उस माह के लिए बिल, तो उस माह के लिए बिल क्या होगा, तो उस माह के लिए बिल होगा x प्लस 500 y, ठीक है। तो x का मान आया था आपको 180, y का मान 3, तो 500 गुने 3 ये हो जाएगा 1680 रुपये, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 38 में इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 1 9, तो 4 ऊपर 9 नीचे होगा, फिर 9 तिया 27, ठीक है 9 तिया 27, 3 9 तिया 27, 3 30 1 31, तो 9 बट्टा 31, फिर 31 और 9 40, 31 ऊपर 40 नीचे, तो यहाँ पे होगा 160 माइनस 15 बटा 40 यदि देखें 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 किया 5, यदि देखें तो ये हो जाएगा 5, 6 में से गया 5, ठीक है सॉरी 5 में से गया 4, ये हो जाएगा कितना 1, नीचे में 40 का है, 5 से यदि देखें तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे कितना होगा 4 दूनी 8, 1 9 बट्टा 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 5/1 प्लस 1 बट्टा 3 प्लस 1 बटा में 9/4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 माइनस 5 बट्टा 1 प्लस 1/3 प्लस 4/9, ठीक है 4/9। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या 4, ठीक है 4 माइनस का 5/1 प्लस 9/41, ठीक है 41। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस का 5 गुने 31 बट्टा 40, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 1/8 आ जाएगा इसका मान, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 की यदि बात करें तो देखिए 3 को लिखा गया है 7, तो 3 दूनी 6 प्लस 1, ठीक है। फिर इसी तरह यदि देखें तो 7 या 21 प्लस 1 22, ठीक। फिर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में यदि देखेंगे तो क्या होगा, तो 22 को लिखा गया, उसके बाद देखिए दिखा गया है आपको 22 गुने 4 प्लस 1। इसी प्रकार जाइएगा आगे, तो आगे जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा 2677 गुने 7 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 1874 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 3 पूरे केक का वजन क्रमशः इतना इतना होता है। प्रत्येक केक को बराबर वजन के टुकड़ों में बांटना, प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। यदि ऐसा एक टुकड़ा प्रत्येक अतिथि को परोसा जाता है तो अधिकतम कितने अतिथि परोसे जा सकते हैं, तो 40 का देखिए। तो ये हो जाएगा, यानी इसके लिए इनका मोशन निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो यानी 9/2 होगा। 4 दूनी 8 1 9, 6 चौक 24 3, 27/4 और 7 पंचे 35, 36/5। इसका मौसो तो यानी अंश का मौसो अब बटा में हरों का लौसो, तो अंश का मौसो हो जाएगा 9 और इसका जो है लौसो हो जाएगा कितना 20। तो 9/20 जो है 9/20, तो केक के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल होगा 9/20 पोर। ठीक है, मेहमानों की अधिकतम संख्या की यदि बात करें तो कितना होगा, तो 9/2 गुने 20/9, ठीक है, प्लस 27/4 गुने 20/9 हो जाएगा। ठीक है, 20/9 और प्लस में 36/5 गुने 20/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 + 15 + 16 यानी 41। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 41, यानी ये 5 ऑप्शन हो जाएगा 40 का। ठीक है, तो कहता है कि 2 बराबर वजनों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़े जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। यदि एक टुकड़ा प्रत्येक अतिथि को परोसा जाता है तो अधिकतम कितने अतिथि परोसे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।